अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। ऐसा लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की अस्पताल मुंतकली एक ऐसा मसला है जो कि हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुका है। एक तरफ बात हो रही थी उस दरख्वास्त की जो कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए दायर की गई, लेकिन एतराज़ात के बाद उसकी वापसी हुई और अब PTI को ऐसा लगता है कि इसमें कोई रुकावट नहीं रह गई है कि उनकी मुंतकली को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन उसके बिल्कुल साथ साथ हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े तरीक़े के साथ जो अपने कार्ड्स हैं वो प्ले कर रही है। गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन लीडरान से मुलाकात करना, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का AJK इलेक्शंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बारहा उनका जिक्र करना और आज हुकूमत से ताउन ख़त्म करने का ऐलान करना, ये तमाम चीज़ें ये ज़ाहिर करती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से अपनी रिजर्वेशंस रखती है। और जिस तरह खुलकर आज बिलावल साहब भी कह रहे थे कि हुकूमत की तरफ से हमें एतमाद में नहीं लिया गया और हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर नहीं किया गया, इसलिए आगे ताउन करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक दबाव अपना डालना चाहती है हुकूमत के ऊपर। किस हद तक इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस स्पेस को इस्तेमाल कर सकती है अपने लिए, इसी के ऊपर ज़रा बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ना सिर्फ सियासतदान हैं बल्कि रुकन कौमी असम्बली हैं शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद है। शेर अफजल साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब पहले तो फरमाइएगा कि ये जो बानी चेयरमैन PTI हैं उनकी अस्पताल मुंतकली का फ़ैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उसके कुछ ही वक्त के बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक दरख्वास्त दायर कर दी गई। ये अलग बात है कि वो दरख्वास्त वक्ती तौर पर वापस ली गई है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने आखिर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सना मिर्जा साहिबा, आपने मदू किया। ये दो बातें आपने की, एक तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की दायरी और एक बिलावल भुट्टो साहब की PTI के साथ पिंगे बढ़ाना या हुकूमत के खिलाफ जो है बयानात जारी करना। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत गई इसलिए कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अमलन अदालतों का जो इख्तियार रहा मुलाकातें कराने पे या मरीज को जो है अस्पताल शिफ्ट करने पे, हुकूमत ये समझ रही है कि अब ये इख्तियार जो है अदालतों का नहीं रहा है और ये हुकूमती या एग्जेक्टिव अथॉरिटी के ताबे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट जो है वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखती है, कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे भी जो हकूक होते हैं और अदरवाइज भी क्रिमिनल लॉ में बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जहां माजी में अदालत ने मुलाकातों पे भी कदगने जो हैं वो हटाई हैं और इसके अलावा मरीजों को अपनी मर्जी के अस्पतालों में इलाज के अहकाम दिए हैं। हुकूमत को अंदेशा ये है कि ये फैसला एक नजीर बन जाएगा और आने वाले वक्त में उनका ये इख्तियार जो है वो हाई कोर्ट भी फिर तस्लीम नहीं करेगी और PTI के लिए या हर दूसरे शख्स के लिए फिर बड़ी आसानी का बाइस बनेगा। वरना ये दलील देना कि जी खान साहब को शिफा में अस्पताल तो फिर शिफा अस्पताल में इलाज की इजाजत देना, तो फिर और कैदियों को, तो और कैदियों में क्या चीज माने हैं। तमाम को ये हक होना चाहिए अगर उनकी बीमारी इस नौइयत की है कि ये तकाजा करती हैं कि किसी अच्छे अस्पताल में उनका इलाज हो। इससे हुकूमत को कोई नुकसान तो नहीं होता है। जो नुकसान बादी नजर में है और जिसके लिए ये रिव्यू में गए हैं वो यही है कि वो ये चाहेंगे कि कुछ चीजें हुकूमत के हाथ में दे दी जाए ताकि थोड़े मामलात वो रेगुलेट करें। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि अब 8 माह 9 माह से ये पिटीशन पेंडिंग थी, फरवरी में दायर हुई थी और इस पे रिव्यू के लिए कोई जवाब बनता है। जहां तक बिलावल भुट्टो साहब के सवाल का ताल्लुक है, बिलावल भुट्टो साहब गर्चे इन तरमीम के हक में हैं नए सूबों के क्याम पे, लेकिन वो सिंध में तकसीम नहीं चाहते हैं। जो सबसे बड़ा मसला है और जो शायद जिसको वो हजम नहीं कर पा रहे हैं वो है कराची का इस्लामाबाद ICT में शामिल होना। अब जो कराची जिस तरह बन गया है, यानी पूरे पाकिस्तान की कफालत करता है, बहुत बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ के लोग, पूरे पाकिस्तान को इल्म है कि दहाइयों से अमन से भी महरूम है, नाइंसाफी का शिकार हैं, पत्तों के शिकार हैं और तरक्की से भी महरूम हैं। और अभी आपने अगर ताज़ा जो एहतजाज देखे हो, ये मीर रजा वाला केस आया, इस पे आवाम ने जो रिएक्शन दिया और ये अब आजकल प्रोटोकॉल पे जो गाड़ियां जाती हैं या लोगों के प्रोटोकॉल के काफिले होते हैं, वहां वहां आवाम रिएक्ट कर रहे हैं और ये लोग अपने नफरत का इजहार कर रहे हैं उस निज़ाम के लिए
बुल प्लाजा के केस ने कराची के लोगों के जख्मों को फिर ताज़ा कर दिया है। और इन तमाम हालात के पेश नज़र जर्नली कराची का जो पढ़ा लिखा शहर है वो मेरा ख्याल में अपना निजात आईसीटी में शामिल होने में उनको नजर आ रहा है। और ये जब भी अगर इस शहर में इस हवाले से कोई रेफरेंडम होता है तो थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ ये लोग जाएंगे ईसीटी के साथ। और बिलावल साहब और पीपल पार्टी के मफादात जो हैं, सियासी मफादात, तो वो इसके हक में नहीं है। अब इन्होंने पीटीआई के साथ विजिट की और पीटीआई ने बहुत जल्दी अपना फैसला दे दिया। पीटीआई ने जो है इनके हक में फैसला दिया कि हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं भूलना चाहिए कि पीटीआई को पीटीआई बनाना जो है वो कराची के लोगों का एहसान था। 2011 में जो जलसा हुआ था तब से पीटीआई सही मानों में बनी है। और पीटीआई को अभी नशिस्त में 2024 के इलेक्शन में मैंने वहां कैंपेन की, 17 के 17 सीटें अवाम ने दी। तो लिहाजा इन तमाम हकाइक के पेश नजर पीटीआई को चाहिए था कि वो कराची के अवाम के साथ खड़ी होती, न कि वो इस चूंकि बिलावल भुट्टो साहब आ गए तो इस वजह से जो है आपने एक असूली मौके फैसला दे दिया जो पीटीआई के दूर रस मफादात की भी मुनाफी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने वाले इलेक्शन में बहुत तकलीफ का सामना होगा क्योंकि लोग जो हैं मुतनफर हो जाएंगे। आपके ख्याल में बानी चेयरमैन की जो सेहत का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस बारहा ये कहते रहे कि उसको सियासत की नज़र न बनाया जाए, आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे मुकम्मल फॉलो करेगी कि वो उनकी सेहत के इशू को पॉलिटिकली ना इस्तेमाल करे? ये किसी भी बीमार की सेहत को पॉलिटिकल इशू बनाना ये उस बीमार के साथ जाती है। माजी में बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोगों ने इस पे सियासत करने की कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाइजली ये रिकमेंड किया कि आप उसको इलाज तो लेने दें, इलाज वो हासिल कर लें। उसकी आंख की बसारत खराब हो रही है, ब्लड प्रेशर उसका फ्लक्चुएट कर रहा है और इन चीजों पे अपने पार्टी के अंदर मुतजाद आवाजें उठना इसकी समझ नहीं आती है कि आया आप ये खान के साथ नेकी कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं। बाकी जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा बैलेंस है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि कम से कम खान की सीयत पे तो सियासत न करें। खान की सीयत जो है वो बहानेबाज आदमी नहीं है। 3 साल वो आराम से पड़ा रहा, कभी उसने शिकायत नहीं की, लेकिन जब हकीकत में उनको मसाइल पेश आए तो फिर शिकायत की उन्होंने। और इसका भी हमने कोई टाइमली कोई अजाला नहीं किया। आंख की बसारत भी जाये हो गई और इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है वो अभी तक इलाज का मुतकाजी है। ये फरमाएगा कि वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर वफाकी काबीना के इजलास में बात की है कि जी अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरेस्टेड नहीं है गवर्नमेंट से मुज़ाकरात में? देखिए, हुकूमत या जो सियासी मुखालिफ पार्टियां हैं इनके लिए जो है बिलो द बेल्ट गुफ्तगू का इस्तेमाल करना ये वैसे अब तर्क होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर वज़ीर आज़म साहब ने ये पेशकश की है तो आज ही बैरिस्टर गौहर साहब ने इसका खैर मकदम किया है। और ये मैं नहीं समझता हूं कि इस बातचीत से मसले हल होंगे, लेकिन एक खुशाइन बात है, इससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, थोड़े से जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूं कि अब इसका कोई रिवार्ड भी तय होने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब किसी ऐसी शख्सियत जिस तरह के या सादिक साहब है, उनको जो है इस पे कोऑर्डिनेशन के लिए कहें ताकि मामला थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा अमलन जो है उस पे कुछ होता हुआ नजर आए। ये कई दफा ऐलान हुए लेकिन बाद में कोई इस पे अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आता है। ये बड़ी अच्छी बात होगी। और आने वाले दौर में जो सियासी एक हवा बनती जा रही है, खसूसन नए सूबों के क्याम के हवाले से, और जो आईन में इन तरामीम के नतीजे में और कवानीन में तरामीम के नतीजे में जिस तरीके से मुल्क में एक नया निज़ाम पैदा होता जा रहा है, और मैं ये कहूँगा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनली इसको हाइब्रिड रिजीम को अब आईन कैसा बना दिया है। तो लिहाजा इसका एतराफ़ के तौर पे सियासतदान
अगर इकट्ठे होते हैं और ज्यादा से ज्यादा सिविल सुप्रीमेसी के लिए कुछ हासिल कर सकते हैं तो ये खुशाइंद होगा। ये तमाम पार्टियों के मफाद में है, जमहूरियत के मफाद में है। ये भी फरमाएगा कि क्या आपको मुस्तकबिल में ऐसा नज़र आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फासले मुस्लिम लीग नून से बढ़ जाएं और वो जगह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल करे और इसमें बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से भी कंसेंट शामिल हो, क्योंकि मामलात पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के बड़े अरसे से जमूद का शिकार हैं। देखिए, कराची के मामले पे भी पीपल पार्टी को कंप्रोमाइज करना बड़ा मुश्किल और महंगा पड़ेगा। अब अगर ये कंप्रोमाइज नहीं करती हैं तो फिर तो कोई और ऑप्शन नहीं है मां सिवाय इसके कि पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ाया जाए। और पीटीआई को भी जरूरत है सिस्टम में कम बैक की। बेहतर तो ये होता कि तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो इस पे आपस में बैठ जाती और कोई मुश्तरका कोई लायामल निकालती। पीपल पार्टी जो है वो भी इसी के अंदर रहती। लेकिन अगर वो किसी कीमत पे ये सौदा नहीं करना चाहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छा मौका है कि कम बैक करें। और ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अच्छा मौका है कि जो उनके निज़ाम के हवाले से सवालिया निशानात हैं या जो मसले मसाइल दरपेश हैं, जो लेजिटिमेसी के क्वेश्चंस हैं, जो मुआशरे में जमूद हैं और नफरतें हैं, ये इन सारी चीज़ों का मदावा हो जाएगा। लेकिन आपके ख्याल में अगर हुकूमत वाकई मुज़ाकरात चाहती है अपोजिशन के साथ तो बुनियादी शराइत या फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? देखिए, हुकूमत अकेले तो मुज़ाकरात या फैसले के हवाले से शायद इख्तियार न रखती हो। अगर कोई फैसला होना है तो वो तमाम सियासी पार्टियों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के करना होगा। ये सिर्फ हुकूमत का फैसला नहीं होगा, ये पाकिस्तान की तमाम इकाइयों का, चारों सूबों का, अदलिया का, फौज का, जितनी भी पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सबको बैठ के फैसला करना होगा कि आने वाली नस्ल को हम पाकिस्तान किस शक्ल में जो है हवाले करेंगे। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नए सूबों के मामले के ऊपर जहां पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए? मुमकिन है, क्योंकि खान साहब खुद इसके बड़े दाई रहे हैं। वो फरमाया करते थे 2022 में कि मैं हर डिवीजन को सूबे का दर्जा दूंगा। तो पीटीआई का कोई नजरियाती इख्तिलाफ तो इन तरामीम के साथ नहीं है। ये फरमाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी जो प्रोएक्टिवली अपोजिशन से मुलाकातें हो रही हैं, महमूद चकजई साहब, राजा नासिर अब्बास साहब, आपको लगता है कि क्या वाकई इसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है? उन्होंने आज ऐलान किया कि वो हुकूमत से ताउन भी ख़त्म कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आज ही उन्होंने हुकूमत को वोट भी दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जब तक सियासत में साबित कदम नहीं रहेगी, सुबह का एक बयान शाम को जो है वो अमल इसके मुनाफी हो, तो कोई संजीदा नहीं लेगा। इनको चाहिए कि एक दफा डिसाइड कर लें कि वो क्या मुतहम्मिल हो सकते हैं इस निज़ाम से निकलने के। अगर ये फैसला वो कर लेते हैं तो फिर जो है उनकी बयानात और उनके दावे जो हैं वो संजीदगी से लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख अफजल मरवत साहब, रुकन कौमी असम्बली हमारे साथ थे। और यकीनन इस वक्त की हुकूमत की तरजीहात, जिस तरह ख़ुद हुकूमत के वज़रा भी फरमा रहे हैं कि अनकरीब हम ये तमाम कानून साजी होते हुए देखेंगे। अब इसमें किस पॉलिटिकल पार्टी की के ताउन की ज़रूरत महसूस की जाएगी और उसका ताउन हासिल होता है, ये आने वाले चंद हफ्तों में यकीनन वाज़ेह हो जाएगा। एक मुख्तसर वक्फे के बाद इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर कोई तजिया भी लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो हुकूमत के साथ अब ताउन को मुअत्तल करते हैं। इससे पहले अपोजिशन लीडरान से मुलाकात कर चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पर है या नहीं ये भी नहीं जानते, और फिर दाल में काला होने की बात भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ताली दोनों हाथों से बचती है। और फिर ये कि बानी चेयरमैन पीटीआई को अगले चंद घंटों में इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में मुंतकिल करने की खबरें भी चल रही हैं। इन तमाम चीज़ों की एकदम से तब्दील होना और इस स्पीड के साथ होना यकीनन ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मूव कर रही हैं। इनसाइट्स क्या हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर सहायकार आमिर इलियास राना साहब। आमिर भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये सब इतनी सारी हैपनिंग्स हुई हैं पिछले 1-2 दिन में, आपके ख्याल में एकदम से हो गया, यानी खान साहब की हॉस्पिटल मुंतकली की खबर आई और उसके बाद ये सारी चीज़ें बैक वक्त शुरू हो गई, आप इसको कैसे कनेक्ट करते हैं? देखें, बैक वक्त इस सेंस में आप देखें, बातचीत तो पीटीआई की क़यादत बड़े कर रही थी
और उन सब से कर रही थी जिनसे करनी चाहिए, और खान साहब कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं करेंगे, और करनी है तो मैं अकेला करूंगा, और वो कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे। लेकिन राब्ते तो हमेशा से हर बंदे के रहते हैं। तो खुद पीटीआई के अंदर से आवाजें आई कि ये जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, ये कुछ लोगों को मिले हैं, और जो टाइमिंग दी गई तो उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त तो मैं फलां जगह पे था, उन्होंने कहा नहीं, इसके बाद मिले हैं। तो शक शुबहात आपस के अंदर इतने गहरे हैं कि कई कई ग्रुप्स की जो बात होती है कि ये भी ग्रुप वो भी ग्रुप। तो क्या बैरिस्टर गौहर ने नौरीन खान साहिबा को, जो इमरान खान साहब की हमशीरा, ऑफर नहीं की? 2 महीने की, 4-5 दफा की कि जी आपने सिर्फ अडियाला जेल के सुपरडेंट को मंगल वाले दिन ये दरखास्त देनी है कि मैं मुलाकात करूंगी और मैं बाहर आके कोई बयान नहीं दूंगी, सियासत नहीं होगा, ट्वीट श्वीट नहीं होगा, और आपको मिला देंगे। वो अलीमा खान साहिबा ने वीटो कर दिया कि हम जाएंगी तो सारी बहनें जाएंगी, वरना हम नहीं जाएंगी। अच्छा, अब वो बड़ा मसला बन रहा था, बाहर प्रेशर भी बड़ा था कि जी पीटीआई की क्यादत क्या कर रही है। अच्छा, अब वो जो सियासी क्यादत कोशिश कर रही थी बैरिस्टर गौहर के साथ मिल के कि खान साहब तक रसाई तो हो, वो ना पब्लिकली ये काम कर सकते कि जी बहनें नहीं मिलने दे रही, आपस में उनकी कोई मसला है, क्या है। तो फिर जिन लोगों से बातचीत हुई, जिनका मैंने स्टार्ट किया कि क्या हुआ, तो फिर आपको जलसे और प्रेस टॉक में और टीवी टॉक शोज में सुहेल अफरीदी और शफी जान साहब ने गारंटियां दी कि हमें मुलाकात करा दें, कोई सियासत नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि उन सारी गुफ्तगू का नतीजा ये ऑर्डर है, ये बेंच है, और बेंच ने अपनी जगह पे जो मेडिकल रिपोर्ट दी, तो मेडिकल रिपोर्ट ये है ना, देखें, एक रिपोर्ट 15 दिन पहले और थी, 15 दिन बाद दूसरी थी। तो मेडिकल रिपोर्ट पे ही बेंच ने तो फैसला करना है ना। नवाज शरीफ साहब की भी मेडिकल रिपोर्ट ही थी जिस पे फैसला हुआ। सही। तो अब जब उनको हॉस्पिटल में जब भी लाया जाएगा, हमारे आपकी इस गुफ्तगू के ऑन एयर होने से पहले ले आए, बाद में ले आए, तो फिर जब राब्ते और बढ़ेंगे, एक मीटिंग तो हो चुकी है ना उनकी अपनी हमशीरा से परसों, जी बिल्कुल, उसकी तो पब्लिकली खबर नौरीन नहीं साहिबा दी से। गई। हाँ जी, फिर जो फैसल सुल्तान आएंगे और डॉक्टर उज़मा आएंगी, उन्होंने भी बिहेव दिखाना है कि क्या होना है, और सुनने वाले तो सुनते हैं और देखते हैं कि क्या गुफ्तगू हो रही है, तो पता लग जाएगा खान साहब कहाँ खड़े। ये बाकी चीजें उसके बाद तय होंगी कि कहां से कौन सी बात मजीद बढ़ानी है। अच्छा आमिर भाई, आपने ये तो स्केच बड़ा ज़बरदस्त खींचा है, लेकिन इसके पैरेलल ये जो पीपल्स पार्टी की मूव्स हैं, इस पे भी बताइएगा। जिस तरह आज वो अपना ताबुन मुअत्तल करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जी एजे के इलेक्शन पे हमें एतमाद में नहीं लिया गवर्नमेंट ने, और स्टैब्लिशमेंट भी पता नहीं एक पेज पर है नहीं है, और दाल में कुछ काला है। ये तमाम चीज़ें क्या मतलब क्या इशारा करती हैं? ये इशारा करती हैं जैसे नहरों पे पीपल्स पार्टी ने इशारा दिया कौम परस्तों को जीटी रोड पे लाके, नेशनल हाईवे पे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो बार बार सिंध के सारे, और खुद बिलावल साहब ने भी कल कहा, पहले चीफ मिनिस्टर ने कहा, वजीरों ने कहा कि सिंध के अंदर ना करारदाद आई है ना आएगी। शर्जील मेमन कल चैलेंज दे रहे थे एमक्यूएम को, करारदाद ले आए और देख लें कि क्या असर होता है उसका। तो जब हमने पास ही नहीं की तो लोगों के नुमाइंदे तो हम नहीं मानते इस बात को। और कोई जिन्होंने गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का जो फार्मूला पेश किया, तो उन्होंने क्या वो सिर्फ पंजाब के लिए किया? मैं आपको गारंटी से ये बात कह रहा हूँ, बड़े मुतलका लोगों के साथ मुलाकात के बाद वो कहते हैं इस वक्त अगर कुछ गवर्नेंस बेहतर है तो वो सिर्फ पंजाब में है। और हम फिर भी चाहते हैं कि ये सारे सूबे इंतजामी यूनिट छोटे बन जाएं या सूबे छोटे बन जाएं, और हम मिला के और इन्हीं लोगों से बनवाएंगे। अच्छा, जब वो मुतमईन भी उनसे हैं तो फिर वो किस लिए सिर्फ एक जगह पे तकसीम चाहेंगे? वो तो केपी में भी पहले से आवाज है हजारा की, वहां पे साउथ केपी की भी आवाज है, बलूचिस्तान के अंदर पश्तून और बलोच के अलावा उनके अपने बलोचों के अंदर तकसीम मौजूद है कि 2-3 हिस्सों में उसको होना चाहिए। अब जब ये चीजें सारी मौजूद हैं तो फिर आपको समझ आ रही है कि बिलावल साहब सियासत कर रहे हैं, राजनीति का खेल इसी को कहते हैं। उन्होंने प्रेशर डाला, जीबी में गवर्नमेंट ले ली, वो समझ रहे थे एजेके में भी करेंगे, तो वहां पीएमएलएन अड़ गई कि बिल्कुल भी नहीं, लड़ो इलेक्शन। देखो फिर, वरना वो 4 लोग जिनमें से 2 तो नून के आजाद जीते थे, और जो दूसरे आजाद जीते थे वो चारों के सारे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ना जाते और वो नून में ही आ जाते, तो फिर हुकूमत मिला के बनाते या नून बना लेती। तो उसके बिहेव करने का नतीजा ये हुआ कि बिलावल और डिमांडिंग हो गए। ऊपर से ये नकवी साहब ने काम पब्लिक कर दिया, और जाहिर है आपको पता है 27वीं तरमीम में भी बिलावल ने एक ट्वीट करके चीजों को डिफ्यूज किया था कि ये डिमांड्स है, एजुकेशन के ऊपर है, पॉपुलेशन के ऊपर है, एनएफसी पे है, तो वो चीजें पीछे हुई थी। लेकिन अब वो नए सिरे से आगे आ रही हैं सामने। वो समझते हैं कि आज पानी जितना 17 मिलियन क्यूसेक फीट आता है इस सीजन में, जब सैलाब आता है उरूज पे तो 35 हो जाता है, और पानी संभालने के लिए कोई जगह नहीं है हमारे पास, कि जो आ रहा है वो तबाही फैलाने के अलावा कुछ नहीं करता। स्टोरेज हम नहीं करते, नहरें हम नहीं बनने देते। अच्छा जी, जो गवर्नेंस
का मॉडल हम नहीं चेंज करने देते, तो कुछ तो करना है। तो वो ये कहते हैं कि हमारे नजदीक ये बेहतर है कि अब इसके अंदर तब्दीली होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं, सिंध में तो नहीं होनी चाहिए। और सिंध के लोग, आप खुद वहां से रह के भी आई हैं, जानती भी हैं, मतलब अगर कराची जैसा शहर एक यूनिवर्सिटी रोड मिसाल दे दें तो काफी है, तो बाकी अंदरूनी सिंध क्या हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है सर, पूरे कराची का यही हाल है। लेकिन आमिर भाई एक चीज़ और भी है, आपके ख्याल में ये सूबे या यूनिट्स तो बन के रहेंगे? ख्वाजा आसिफ साहब तो ये तक कह रहे थे कि अगले इलेक्शन तो दूर की बात है, इससे पहले ही ये चीज़ें हो जाएंगी। आपके ख्याल में फिर कैसे नून लीग अकेले करेगी, या आपको लगता है पीटीआई का भी स्टांस इसमें यह है कि होने चाहिए नए सूबे, तो क्या उनको साथ मिलाया जाएगा? ये मामला कैसे पाया तकमील तक पहुँचेगा? देखिए, पसे पर्दा गुफ्तगू तो सबसे हो रही है, और मैंने अभी आपसे कहा कि ये फैसला तो अब इमरान खान ने करना है ना, पीटीआई नहीं कर सकती फैसला। पीटीआई का नाम इमरान खान है, इमरान खान का नाम पीटीआई है। तो वो जब कहेंगे कि मैंने वोट करना है तो ताउन बढ़ जाएगा, तो खैर सगाली के जज्बात भी बढ़ जाएंगे। और अगर वो कहेंगे नहीं, पहले मेरी डिमांड्स पूरी करो फिर मैं बात करूंगा, तो फिर तो बात वहीं जीरो पे चली जाएगी। तो जब जीरो पे जाएगी तो फिर बाकी सबको भी बता दिया गया है कि करना है, कैसे करना है। मतलब मेरी अपनी दानिश में तो इसे पार्लियामेंट के अंदर खुल के लाना चाहिए। ये इतना बड़ा काम है कि हैपेजेंटली बिल्कुल ना करें। इस पे खूब बहस होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बाहर बैठा है, जो दुनिया को देख रहा है, हमने अपने अंदर बहुत मॉडल चेक कर लिए हुए हैं। अपने ही अच्छे लोगों से मॉडल ले लें, बात करा लें, उनकी तजावीज कमेटियों में ले आए, फिर इसको लाके आपने अप्रूव कराना है 2/3 से कराएं। खुदारा रेफरेंडम की तरफ ना जाइएगा, रेफरेंडम के नतीजे कभी अच्छे नहीं रहे और ज़्यादातर आमिरों के दौर से वाबस्ता है। अच्छा, आपके ख्याल में ये खैबर पख्तूनख्वा के सीएम फरमा रहे हैं कि अदालती फैसले पर अमल करें। सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ने दरख्वास्त वापस ले ली है, अब ये अलग बात है कि दोबारा भी दायर होगी, लेकिन अब कोई रुकावट नहीं रह गई। आपके ख्याल में ये भी खबरें आ रही थी कि शायद उनको शिफा के बजाय पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा, तो आपको लगता है कि जो ख़ास एक सर्टन अहकामात हैं उसको बाईपास करेगी गवर्नमेंट उनकी मूवमेंट के लिए, या फिर हो सकता है कि वो हॉस्पिटल ही न लाएं, वो कह रहे हैं कि फिर हम सड़कों पर आएंगे? देखिए, सड़कों पे आने के लिए तो उनको पहले कब किसने रोका है और आने किसने दिया है? वो आए, ये सियासी हक भी है, लेकिन उसमें इंतशारी हक ना इस्तेमाल करें, तो उनके ऊपर एक टैग लग गया हुआ है। अच्छा, अब आप आ जाए कि जी ये आपको पता है रिव्यू दिया गया है कि जी आप सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएं, और आपने अबूरी हुक्म में फाइनल हुक्म दे दिया। फिर बाद में आप क्या देखेंगे कि मेंटेनेबल थी या नहीं थी। लेकिन इसके अंदर मेरे नजदीक नुक्ता अहम वो है जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने रिव्यू डाला है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद चेयरमैन सीडीए भी हैं, और वो मोहसिन नकवी के अंडर हैं, और मोहसिन नकवी की इजाजत के बगैर वो नहीं करते। तो मोहसिन नकवी किन के साथ खड़े हुए हैं, वो किन की तरफ से बोलते हैं, तो फिर आप इस बात को सिर्फ हुकूमत पे नहीं ना कह सकते। इस सिस्टम की निशानी है कि रिव्यू करना है। अब अमल दरामद करना है नहीं करना, हम पहले भी कह चुके, कर देना चाहिए। चाहे आपके तहफुजात हैं कि जी आप सरकारी में बाद में ले जाएं, लेकिन ये मुझे बहरहाल बताया गया है कि ऑर्डर ये है कि लाया जाए, तो फिर ये ऑर्डर नहीं है कि 16 सितंबर तक रखा जाएगा। 16 सितंबर को पेशी है तो बोर्ड करा दिया जाएगा, फिर बोर्ड के नताइज कोर्ट को पेश कर दिए जाएंगे, फिर फैसले होंगे। खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन बनती है बोर्ड के नतीजे में, जो बोर्ड बनाया जा रहा है, तो वो तो कुछ छुपा तो नहीं सकता कि डॉक्टर फैसल सुल्तान भी उसमें है, डॉक्टर उज़मा भी हैं, और बाकी रेनाउंड ज़ाहिर डॉक्टर्स होंगे शिफा के भी, तो वो आप बीमारी को नहीं छुपा सकते। तो आपको आज पब्लिक नहीं करेंगे तो 16 को तो आनी है ना अदालत में। उसमें तो उन्होंने कहा था पब्लिक करना है, लेकिन ऑर्डर में उन्होंने लिखा कि आप सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर वो जाहिर है बोलेंगे कि जी हमारे पास ये रिपोर्ट है, आप बताएं क्या करना है। तबीयत खराब है तो उसका इलाज भी तो होना है ना, फिर वो तय कराया जाएगा। लेकिन ये सब चीजें एक दूसरे के साथ बहरहाल मुंसलिक होती चली जा रही हैं। अच्छा आमिर भाई, एक और सवाल, आपके ख्याल में ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करने में कोई हर्ज नहीं है, अपोजिशन के साथ ताली दोनों हाथों से बजती है, इससे पहले भी पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था आए बैठ के बात करते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब आपके ख्याल में ये जो अयाज सादिक साहब से मिली है कल पीटीआई की टीम, असद उमर साहब भी सरप्राइजिंगली उसमें बैठे हुए थे, आपके ख्याल में वो कह रहे हैं जी कायमा कमेटियों में वापस आएँ, बिलावल साहब भी कह रहे हैं, और बातचीत को आगे बढ़ाएं, ये पीटीआई को वापस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश है, या ये जो 27 सितंबर या सितंबर के आखिर में जो एक एहतजाज है उसको रोकने की ये असल स्ट्रैटेजी क्या गवर्नमेंट की आपको लग रही है? देखिए, स्ट्रैटेजी तो नजर आ गई जब इमरान खान साहब के इलाज के लिए और मुलाकातों के लिए रास्ता बन गया। अब ये फैसला फिर मैं दोबारा कहूंगा इमरान खान ने करना है, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कमेटियों से बाहर आ जाओ। तो कमेटियों में वापस जाने का मतलब ये होगा कि आप पॉलिटिकली अपनी सियासत ठीक अंदाज से करना चाह रहे हैं, प्रेशर की बजाय गुफ्तगू का रास्ता बनाएंगे। ये एक पहली निशानी होगी।
कि आप कह सकते हैं कि जी देखें बिलावल चल के आए, उन्होंने हमें दावत दी, फजल रहमान साहब कह रहे थे तो हमने मान लिया, हमने हुकूमत की नहीं मानी, और ज़ाहिर है इमरान खान के आशीर्वाद से मानेंगे। जब ये होगा तो फिर आगे भी बिहेव करने के लिए आप चलेंगे, फिर ताउन की राहें निकलेंगी, फिर रास्ते बनते हैं, चाहे वो आपको बनी गाला में सब जेल में भेज दें। लेकिन इस वक्त तक जो पॉलिसी मेरे सामने मौजूद है, जो मेरी इत्ला में है, वो यही है कि यहाँ लाएंगे और दोबारा डियाला ले जाएंगे। फिर बातचीत तो चलती है, फिर नताइज देखेंगे ना कि इमरान खान साहब इंस्ट्रक्शन पार्टी को क्या देते हैं। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल आमिर भाई, कि आपके ख्याल में इस वक्त की सिचुएशन में अगले चंद माह में जिस तरह महमूद तजगज़ई साहब भी एक्टिव हुए हैं, वो वैसे तो इलेक्शन कमीशन के और कमिश्नर के हवाले से मुलाकातें कर रहे थे, लेकिन आपको लगता है कि एक ब्रिजिंग पोजीशन में वो जा सकते हैं, जिस तरह वो पीटीआई के हवाले से बात कर रहे हैं कि उनको भी रिलीफ दिया जाना चाहिए? मैं तो जब ये अपोजिशन लीडर बने थे तो उस वक्त भी ये कह रहा था कि ये वाहिद आदमी हैं जो ब्रिज बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी जो पिछली मुलाकात थी ना राना सनाउल्लाह, तारिक फजल जी चौधरी जी। वगैरह से जिस तरह अब हुई, तो वहां उन्होंने कहा था यार हम नहीं आएंगे, हमें ये सोशल मीडिया नहीं छोड़ेगा। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि ये वो लोग जो प्राइम इस मिनिस्टर पार्टी से हाउस भी नहीं नहीं जाना चाह रहे थे मीटिंग के लिए। अब तो वो डर गए। तो अब भी जब इन्हें कहा गया तो उन्होंने कहा पहले प्राइम मिनिस्टर को ले आए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रूम, कॉन्फ्रेंस रूम में 5 में, उसके बाद हम पीएम हाउस का भी बात कर लेंगे। क्योंकि इन लोगों ने ये कहा देखें जब बामानी मुशावरत है ना तो वो वजीर आजम का ऑफिस बनता है। आप कह रहे हैं कि फलां जगह पे बैठ जाएं, चलें खत भी आ जाएगा। तो ये समझें जो प्राइम मिनिस्टर ने पेशकश की है ये उस बात का याद है कि चलें बैठ के बात तो करें ना। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन बनानी है आपको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स के ऊपर डिस्कशन करनी है, तो उसके अंदर फिर सारी बातें आ जाएंगी। बातचीत होनी चाहिए, इसको खुशाइन करार देना चाहिए, इसका रास्ता बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपके एनालिसिस के लिए। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तज्जियाकार भी हैं। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर तब्दील हो रही हैं और इसका असर पाकिस्तानी सियासत पर हमें पड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद इंटरनेशनली जहाँ बहुत से इंपॉर्टेंट इशूज़ ख़ासतौर पर ईरान और अमेरिका के हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जहां हमने अभी तफसीली बात की है कि इस वक्त मुल्क की जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं उससे ऐसा महसूस होता है कि यकीनन अगस्त का महीना खासा भारी साबित हो सकता है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक उम्मीद बंदी है और दूसरी तरफ अपोजिशन को छोड़कर इस वक्त हुकूमत और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें अपनी अपनी सफ़ों को मज़ीद सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो ये भी साबित कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से ज़्यादा अपोजिशन की तरफ भी झुकाव रख सकते हैं और मुश्किल वक्त में कोई अहम फैसला भी कर सकते हैं। लेकिन देखना होगा ये तमाम तैयारियां क्या आगे आने वाली मुमकिना कानून साजी के लिए हो रही हैं या फिर सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद दबाव बरकरार रखने के लिए हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं कि बड़ी हद तक जो तब्दीलियाँ या बातकर सुनाई दे रही थी कि ईरान और अमेरिका फाइनली किसी एग्रीमेंट के ऊपर पहुँच सकते हैं। वो 60 रोज़ा मुद्दत जो थी फायरबंदी की वो भी ख़त्म हो चुकी थी, उसमें मज़ीद एक्सटेंशन की बात भी हुई थी। लेकिन एक मरतबा फिर अमरीकी सदर ट्रंप की बात कर रहे हैं कि जो माशी पाबंदियाँ हैं वो सख्त तरीन माशी दबाव में लाना चाहते हैं ईरान को आगे आने वाले वक्त में। और ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट को कोई ख़ास सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन अब देखना होगा कि आया क्या वाकई ये दोनों फ़रीक़ैन मुज़ाकरात या बातचीत करने में हतमी तौर पर संजीदा भी है या फिर नहीं। इन्हीं तमाम चीज़ों का तजिया लेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नासिफ साबिक सफ़ीर, तजियाकार भी हैं, जावेद मलिक साहब हमारे साथ इस सेगमेंट में। जावेद साहब सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सर मैं इंटरनेशनल एस्पेक्ट से शुरू करना चाहूँगी कि ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बात की है कि वो बड़ी क्रूशल किस्म की जो माशी पाबंदियाँ हैं या दबाव है वो लाना चाहते हैं ईरान के ऊपर, अचानक ये स्टेटमेंट सामने आना है कैसे वक्त में जबकि बातचीत का एक माहौल बना हुआ है, क्या वजह हो सकती है आपको लगता है? जी थैंक यू वेरी मच सना साहिबा। देखिए मेरी नज़र में जो मामलात मज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए जैसे आपने कहा हल होने की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली ईरान की तरफ से कुछ इस तरह की हमले हुए जिनकी वजह से चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो गई। फिर ऑब्वियसली अमेरिका ने भी कुछ ऐसे मतलब अल्फाज का चुनाव आप देख लें, प्रेसिडेंट ट्रंप का हो या उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर एक तब्दीली आई। उन्होंने सोचा कि अब बजाय क्योंकि मज़ाकरात से कोई खातिर ख्वाह हासिल नहीं हो रहा तो उनका एक स्ट्रैटेजी में तब्दीली आई है। वो ये समझते हैं कि उनके ऑब्वियसली जो असेसमेंट्स हैं वो ये थी पहले कि बमबारी के ज़रिए या उनके ऊपर जो मिलिट्री एक्शन के ज़रिए उनको वो सब्जुगेट कर पाएंगे। लेकिन अब वो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर उनको लगता है कि शायद उनको ज़्यादा स्ट्रैंगुलेट किया जा सकता है। यानी वहाँ पे मौजूद जितनी भी इकोनॉमिक कोई थोड़ी सी जो ब्रीदिंग स्पेस ईरान के पास थी अगर वो ख़त्म हो जाती है तो ऑफ कोर्स ईरान मजीद प्रेशर में आएगा और मुज़ाकरात की टेबल पर आएगा। क्योंकि हमें लगता यूँ था कि वो जो एक इकोनॉमिक ऑब्वियसली सैंक्शंस तो उनके ऊपर हैं ही, लेकिन कुछ हम जानते हैं कि कुछ ममालिक के साथ उनका ट्रेड भी, तेल की एक्सपोर्ट्स भी चलती रही है, तो वो समझते हैं कि उनको हर तरह से वो
एक इकोनॉमिक प्रेशर में लेकर आए, ताकि वो अल्टीमेट गोल तो फिर वही है कि आप इसको मसले को हल करें। लेकिन कि जब वो एमओयू साइन हुआ तो आपने देखा कि एमओयू के बाद भी मामला सेटल नहीं हुए। तो लगता ये है कि फ्रस्ट्रेशन काफ़ी है यूएस पॉलिसी मेकर्स के दरमियान। वो ये समझते हैं कि ईरान को मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनाने के लिए उनको ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर डालने की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली अगर इसका अल्टीमेट गोल यही है कि उनको मुज़ाकराती मेज़ पर ले आना, फिर तो सही है ऑब्वियसली। लेकिन अगर हम समझते हैं कि एस्केलेशन का एक और रास्ता है, तो फिर ऑब्वियसली एक ऐसे शख्स के जो कि पीस का एडवोकेट हो, मेरे लिए कंसर्निंग है कि मामला जो हैं वो सेटल होते होते फिर वो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल जो मीडिएटर्स हैं उनकी भी एफर्ट्स जारी हैं, और मैं समझ सकता हूं कि अभी मामलात उस तरह से एक फुल ऑन वॉर की तरफ नहीं जा रहे। कुछ स्ट्रेटजीज में तब्दीली आ रही है, लेकिन अल्टीमेट गोल यही है कि इस मसले का कोई जंग के अलावा हल निकाला जाए। तो अगर उस हल के लिए कोई पेशरफ्त होती है, अगर उनको ये लगता है कि इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से ईरान के साथ वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से निगोशिएट कर पाएंगे, तो आई गेस ये उनकी स्ट्रेटजी है। इसके ऊपर अब देखते हैं क्या इसके रिजल्ट सामने आते हैं। अच्छा, लेकिन सर जिस तरह उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ईरान को जो माशी मदद फराहम करेंगे ममालिक, उनको भी इसके बड़े सख्त जो है वो रिपरकशंस देखने पड़ेंगे। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को फिर किस तरह आगे चलना चाहिए? एक तरफ पाकिस्तान का ताल्लुक अमेरिका के साथ भी है और ईरान के साथ भी है। जी, पाकिस्तान का जो, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो पाकिस्तान का रोल है वो तो मीडिएटर का रोल है, और मीडिएटर का काम तो होता है न्यूट्रल रहना, और न्यूट्रलिटी जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिश्ड है मेरी नज़र में। हमने देखा है कि पाकिस्तान ने एक ब्रिज का किरदार अदा किया है वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान, विदाउट टेकिंग एनी साइड्स। तो यही मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक दानिशमंदाना पॉलिसी है, फील्ड मार्शल साहब की भी और प्राइम मिनिस्टर की भी। तो मैं समझता हूँ यही पॉलिसी पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी कि वो एक इक्विलिब्रियम बरकरार रखें, क्योंकि एक न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी के साथ जब मीडिएशन होती है तो ऑफ कोर्स उसका असर जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि इवन दो पाकिस्तान ने आप क्या कह सकते हैं सर तोड़ कोशिशें की, लेकिन जो पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट है यानी यूएस एंड ईरान, वो अभी तक इस मसले को रिजॉल्व नहीं कर पाए। तो इसमें हम पाकिस्तान की एफर्ट्स को तो बिल्कुल भी मूर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। पाकिस्तान की एफर्ट्स सिंसेर हैं, रहेंगी और हमेशा रही हैं, और इसका इदराक न सिर्फ वाशिंगटन में है, तेहरान, बल्कि दुनिया भर में है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान एफर्ट का, आई थिंक जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान की है वो उसी पे कारबंद रहेगा, न्यूट्रलिटी के साथ। तो मैं समझता हूं कि एक इंडिपेंडेंट मीडिएटर के तौर पर वो इनके लिए इस प्रोसेस का मुस्बत पार्टिसिपेंट रहता है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जहाँ एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट है, आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान अंदर भी बड़े पॉलिटिकल एक तरीके से टर्मोइल को फेस कर रहा है। एजे की इलेक्शंस हमने उस पर बात भी की थी, और मेरा ख्याल है कि उसके बाद कुछ लगता है पीपल्स पार्टी और नून में कुछ डिस्टेंस तो आया है। एक तरफ पीपल्स पार्टी रिजल्ट से काफ़ी नाराज़ है, और अब अपोजिशन की जो लीडरान हैं उनसे मुलाकातें कर रही है। तो आपके ख्याल में ये सिर्फ रस्मन हो सकती है, या फिर पीपल्स पार्टी भी कोई बैक एंड के ऊपर कोई अपनी एक कोई सोच रखती है इस बारे में? देखिए सना साहबा, बहुत ही अहम सवाल है, और अभी अगर आप हमारे नेशनल मीडिया में देखेंगे तो यही एक मौजूद बहस भी है। मुझे एक एडवांटेज रहा है कि मैं बहुत करीब से देखता आया हूँ इस पॉलिटिकल प्रोसेस को, उस वक्त से जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एग्जाइल में थी, फिर नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में गए, फिर इन दोनों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, वहाँ पर भी मुझे मैं मौजूद था। उसके अलावा फिर इनके दरमियान जो राब्ते हुए, फिर ये वापस 2008 में जब हुकूमत बनी, एक उस वक्त भी आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर गिलानी की लीडरशिप में एक कोलिशन गवर्नमेंट ने आगाज किया था 2008 में। तो इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग का फुकदान था पहले, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर आपस में थोड़ी डिफरेंसेस डेवलप हुई। लॉयर्स मूवमेंट आपको याद होगा उस वक्त जब हुई, तो उस वक्त मुख्तलिफ नुक्ता नज़र था। उसके बाद दोबारा से जब पीटीआई हुकूमत में आ गई, तो फिर उनके दरमियान एक दफ़ा से फिर हमने देखा कि किसी हद तक कोऑर्डिनेशन शुरू हुई। अब ये जो हुकूमत बनी है, मैं समझता हूं कि इसमें दोनों का, अगर ये दोनों साथ ना हो तो ये हुकूमत नहीं बन पाती थी। आप जानती हैं, ऑल्दो पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी सपोर्ट से ये हुकूमत खड़ी हुई है, वो अपोजिशन का हिस्सा भी नहीं है। लेकिन कश्मीर के अंदर जाकर हमने देखा कि जब ये इलेक्शंस हुए तो काफ़ी इनके दरमियान डिफरेंसेस डेवलप हो गई। मुझे लगता ये है कि ये डिफरेंसेस जो हैं ये दरअसल उनकी मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है। यानी आप ये नहीं, कभी भी नहीं होना था कि ये दोनों जमातें बिल्कुल हर चीज़ पर यकसा हो जाती। कुछ मामलात पे इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्वियसली जो नेशनल इंटरेस्ट के मामलात हैं, और मैं समझता हूँ वो एक खुश आइन पहलू है। लेकिन ऑब्वियसली ये दो मुख्तलिफ जमातें हैं, इनके मुख्तलिफ नज़रियात हैं,
इनकी मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ये अलहदा अंदाज से पॉलिटिक्स करते हैं। तो इनके दरमियान जो डिफरेंसेस डेवलप होती हैं, मैं उसको कोई इतना तशवीशनाक नहीं समझता। मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी का वो एक हिस्सा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत गर्दिश करती रहती हैं, देयरफॉर ज़रा सा भी कुछ होता है तो हम उसको कड़ियाँ इधर से उधर जोड़कर कुछ ना कुछ हम उसमें अखज़ करने की कोशिश करते हैं। उसी के पेश नज़र हमने जब देखा वो स्टेटमेंट आई इनके, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ये सिस्टम जो है वो नाकारा हो चुका है या बोसीदा हो चुका है। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पे एक डिबेट शुरू हो गई कि नए सूबे बनने चाहिए। तो ऑब्वियसली उस इन तमाम चीज़ों को जब आप मिलके फिर देखते हैं, उन्होंने इसको करेक्ट किया कि ये सिस्टम 5 साल चलेगा। मेक श्योर कर दें। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर कि ये नए सूबों पे भी आपने बात की। वैसे मैंने एक और चीज़ भी आपसे जाननी थी, लेकिन आपके ख्याल में नए इंतज़ामी यूनिट्स, आपने भारत को भी स्टडी किया होगा, चाइना को भी देखा होगा, मतलब ज़रूरत के तहत तो नए यूनिट्स बनना, कोई मुज़ायका इसमें होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि पार्टीज अपने सूबों में ये चाह नहीं रही हैं, दूसरे सूबों में उनकी तरजीह है कि सूबे बने? सना साहबा देखिए, ये एक मेरी नज़र में एक बहुत अहम सवाल है। हिंदुस्तान का आपने जिक्र किया। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही दिन के फ़र्क से जो है हम आज़ादी हासिल की, 15 अगस्त को उनकी और 14 को हमारी, तो उनके यहाँ 17 मेरे ख्याल में सूबे हुए थे जब वो 1947 में। आज अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 28 या 29 सूबे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तादाद में इजाफा कर देना जो है वो मेरी नज़र में कोई बुरी बात नहीं है, अगर उसका असल मकसद क्या है, अगर गुड गवर्नेंस को डिलीवर करना है, अगर आवाम को उनके हुकूक देने हैं, अगर आपने ये देखना है कि जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिटीजन्स की, वो उन तक ज्यादा बेहतर अंदाज से छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पहुंचा सकते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द इंटेंशंस, आपकी नीयत क्या है। लेकिन जो बड़ी दो जमातें हैं, अगर आप देखें हमारी मुल्क की सियासी तारीख, तो जो पीपल्स पार्टी है सिंध के अंदर डेकेड्स के साथ हुकूमत में है, शायद 15-20 साल से। इस तरह आप PMLN को देखें तो एक बुजदार हुकूमत को अगर आप हटा दें, उसके अलावा 2 आई थिंक टेन्योर्स शहबाज शरीफ साहब के हैं, अभी मरियम साहबा वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं। तो यानी पंजाब को ये समझा जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है PMLN का, और सिंध को ये समझा जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है पीपल्स पार्टी का। कोई और जमातें जो हैं वो KPK में भी हैं। तो बलूचिस्तान की एक अपनी मुनफरिद नोयत है। तो अभी अगर इंटेंशन ये है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना है, गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है, आवाम को जो है उनकी बेसिक नेसेसिटीज तक रसाई देनी है, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इंटेंशन ये है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज की जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको वीकन करना है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये एक और ऐसी एक्सपेरिमेंट होगी जो शायद खुदा न खास्ता नाकामी की तरफ ना जाए। बिकॉज आपको याद होगा अयूब खान के ज़माने में भी हमने एक बेसिक डेमोक्रेसी का निज़ाम जो था वो हम ला के देख चुके हैं। फिर मुशर्रफ साहब जब आए तो उन्होंने भी कहा कि हम यहाँ पे नाजिम बनाएंगे, तहसील नाजिम, ज़िला नाजिम, डिस्ट्रिक्ट नाजिम बने। तो इंटेंट ये ऑब्वियसली ये अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटेंशंस। अगर आपकी इंटेंशंस वाकई गुड गवर्नेंस मुहैया करना है, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा एक एफर्ट होगा कि आप जो है वो एक चीफ मिनिस्टर, जो कि अगर आप पंजाब की एग्जांपल ले लें, 100 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन है। यानी आप अगर दुनिया में देखेंगी तो बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी नहीं, इतना बड़ा ये सूबा है। तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ की चीफ मिनिस्टर जो है वो इनकेपेबल है। ऑफ कोर्स शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, लेकिन एक इंसान की कैपेसिटी होती है। इतने बड़े सूबे को अगर आप रन कर रहे हैं, तो अगर आप उसको स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं तो मेरी नज़र में गवर्नेंस बेहतर हो सकती है। लेकिन इसकी जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, सियासी जमातें गलबन वो समझती हैं कि हमारी स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म होती है। तो ऑब्वियसली इस हवाले से डिबेट हो रही है, हमारे इंटेलिजेंसिया में भी हो रही है, हमारे मीडिया में भी हो रही है। तो आई गेस जो भी ऐसा स्टेप लिया जाए, तमाम पार्टीज को अगर शामिल हाल रख के लिया जाए, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर किया जाए, तो ये एक एज अ प्रिंसिपल अच्छा है। पर इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, आई थिंक वो एक चैलेंज होगा जिस पर आई थिंक कोशिश की जा रही है कि उसको मिनिमम डिसरप्शन के साथ इम्प्लीमेंट किया जा सके। इट्स अ गुड थिंग टू डू आई थिंक। अच्छा सर, लास्ट फ्यू मिनट्स हैं, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट सवाल वो ये कि अपोजिशन की जो सबसे बड़ी पार्टी है PTI, उनके बानी चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्पिटल मूव करने के अहकाम दिए हैं। आपके ख्याल में जो बड़े अरसे से PTI की रिजर्वेशंस थी सेहत के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से, आपको क्या लगता है कि उसके फौरी बाद हमने देखा चंद घंटों में ही कि अयाज सादिक साहब स्पीकर कौमी असम्बली ने मुलाकात की PTI के लीडरान से। आप क्या समझते हैं कि कुछ बर्फ पिघली है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान?
तो ये कुछ मुबस्सिरीन को मैं देख रहा हूँ, वो सुन रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि ये जो मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट है, फिर नए सूबों की डिबेट है, उस नए सूबों की डिबेट के अंदर पीटीआई का जो एक तरह से अलाइनमेंट नज़र आता है, बाकी दो जमातें जो हैं वो ये समझती हैं कि ये सही नहीं है। इन कड़ियों को जब वो जोड़ते हैं तो वो फिर अगेन हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत ज़्यादा है, कि रूमर मिल भी चलती रहती है, तो अब वो ये डिस्टिंग्विश करना आसान नहीं है कि क्या ये सिर्फ एक हुस्न इत्तफाक है कि ये तमाम चीज़ें एक साथ हो रही हैं। उस स्टेटमेंट का आना, सूबों की डिबेट का शुरू होना, फिर बर्फ पिघलना, फिर बानी पीटीआई जो कि इतने अरसे से पाबंद सलासिल हैं, अचानक उनको रिलीफ मिल जाना, फिर उसके बाद किसी हद तक कुछ हलकों में तजब्जुब भी है, कुछ हुकूमती हलकों की तरफ से आपने देखा कि कुछ ऐसी बातें की गई जिससे लगा कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, यानी उनकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ ये सब कुछ हो गया। यानी वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस किस्म का कोई फैसला आएगा। फिर उन्होंने एक नज़र आसानी की जो है वो आई बिलीव रिव्यू पिटिशन वो दायर की, उसमें भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात लगा के गालिबन वापस की गई है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, शायद दोबारा उसको फाइल करेंगे। तो ये कुछ ऑब्वियसली इट कुड बी अ कोइंसिडेंस, लेकिन कुछ मुबस्सिरीन ये समझते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली की हवाएं उनको नज़र आती हैं। मेरी नज़र में अभी तक मौजूदा हुकूमत को कोई इशू नहीं होनी चाहिए। आई थिंक थिंग्स आर प्रीटी मच ओके। लेकिन यह है कि अगर किसी को रिलीफ फराहम किया जाता है तो इसमें कोई मजायका नहीं है। हम देखें, हम जानते हैं हमारे ही मुल्क के अंदर नवाज शरीफ साहब को जब पाबंद सलासल किया गया था तो उनको भी रिलीफ दी गई थी। उससे पहले यहाँ पे एग्जाइल में भी लोगों को भेजा गया। इनको अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो जेल मैनुअल और कानून इजाजत देता है, तो अगर उनको रसाई मिलती है मेडिकल प्रैक्टिशनर उनके डॉक्टर्स के पास, तो उसमें तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। वो तो उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपके एनालिसिस के लिए। हमारे साथ जावेद मलिक साहब सीनियर न सिर्फ ये के एनालिस्ट हैं बल्कि साबिक सफ़ीर भी हैं, और ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं पाकिस्तान में, वो आगे आने वाले चंद माह की जो डायनामिक्स है पॉलिटिक्स की, उसको ज़रूर तय करेंगी। लेकिन ये दुरुस्त है, बिलावल भुट्टो साहब सही फरमा रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। कहीं ना कहीं बैक एंड के ऊपर चीज़ें तेज़ी से मूव ऑन हो रही हैं। अब देखते हैं कि अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट क्या सामने आता है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।